दोस्तों यह कहानी 15 जून 2024 की है। दोस्तों बीकानेर शहर में घड़ीसर फ्लाईओवर के पास कुछ लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उस सब का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वह चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। यह लाश उस फ्लाईओवर के नजदीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और देखने से साफ लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सर और दोनों बाजुएं गायब थीं, यानी हत्यारों ने उन्हें काटकर अलग अलग कर दिया था ताकि किसी को भी इस हत्या का कोई सबूत न मिल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की सूचना पुलिस को दे दी तो बीकानेर पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंची और लाश को बरामद कर लिया। घटना स्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिसे मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती या फिर उसके बारे में कुछ पता चल पाता। दोस्तों लड़की के शरीर पर कपड़ों के सिवाय और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिल सके, क्योंकि ना तो उसके पास आईडी कार्ड था और ना ही एटीएम कार्ड था और ना ही कोई मोबाइल फोन था, यानी एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन उस लड़की की लाश पर जो कपड़े थे वह ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर जयपुर में था। दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद पुलिस ने फाइनल इस केस की जांच के लिए अपने सीनियर अफसर को मिलाकर एक टीम का गठन किया। एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से घड़ीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस पूछताछ में पुलिस को पहले सुराग मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये लाश किसी जानवर की है। उसने पुलिस को बताया कि लाश के पास से काफी तेज दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह लाश किसी इंसान की है। दोस्तों इसके बाद उस लड़की ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था, जिससे यह बात साफ हो गई कि लाश सुबह 6 बजे से पहले ही उस जगह पर फेंकी गई थी। और फिलहाल इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए छोटी सी जानकारी भी पुलिस के लिए काफी थी। इसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने कुछ घंटे बाद फिर से इसी फ्लाईओवर के पास पहुंचकर कुछ और लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई सुराग भी सामने आ सके। दोस्तों इस बार पुलिस को मौका वारदात पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 15 जून की सुबह के समय घड़ीसर फ्लाईओवर के पास एक सफेद कार को रुकते हुए देखा था। इस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह 4:30 बजे एक सफेद रंग की कार जो 7 से 8 मिनट रुकने के बाद फिर आगे की तरफ चली गई थी। इधर पुलिस को लगा कि जब इस व्यक्ति ने इतनी बारीकी से उस कार को देखा था और उसने यह भी नोट किया था कि कार घटना स्थल पर मुश्किल से 8 से 7 मिनट रुकी थी। दोस्तों फिर उसने कार का नंबर भी जरूर देखा होगा, लेकिन कार के नंबर के बारे में पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी लेकिन उसका नंबर याद नहीं था। फिर भी उसने इतना तो जरूर बता दिया था कि वह कार बीकानेर नगर की नहीं थी, यानी वह राजस्थान के किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। जब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की तो वह कार किस तरफ से आई थी। घड़ीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क घड़ीसर की तरफ जाती है और दूसरी सड़क नौका की ओर जाती है। दोस्तों इसके बाद कार की सही दिशा का पता लगाने के लिए आसपास की दुकानों और मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को कार का नाम, उसका रंग, यहाँ तक कि कार की टाइमिंग भी पता चल चुकी थी और इन सारी चीजों से पुलिस का काम बहुत आसान हो गया था। दोस्तों इसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार घड़ीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद नौका की तरफ आगे चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने नौका की ओर जाने वाली रोड पर पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि वहां के कैमरे से कार की और साफ तस्वीर मिल सके जिससे उसके नंबर का पता चल सके। इस कोशिश में पुलिस
को सफलता भी मिली दोस्तों, क्योंकि नौका के रास्ते में खुद रामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात को वहां से कार बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नौका की ओर जाते हुए दिखाई दी। और पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि यह तस्वीर बिल्कुल साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। उस कार का नंबर था RG19CF7977, यानी लाश को फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी दोस्तों। अब पुलिस को लग रहा था कि वह जल्दी ही गाड़ी चलाने वाले का भी पता लगा लेगी। इसके बाद पुलिस ने सफेद रंग की स्विफ्ट कार का यह नंबर जोधपुर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस अधिकारी को बताया। उससे इस कार के मालिक का नाम पता पूछा और फिर जल्दी ही पुलिस को इस नंबर की कार के दरअसल यह कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में रहने वाले विकास नाम के व्यक्ति की थी दोस्तों। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए ऑफिस में दर्ज कार के पते के मुताबिक विकास के जोधपुर वाले घर पर छापा मारा, लेकिन वहां पर विकास नहीं मिला। पुलिस को वहां से पता चला कि विकास तो अब यह मकान छोड़कर जा चुका है। वहीं से विकास के दूसरे घर का पता चल गया था और फिर कुछ देर बाद बीकानेर पुलिस विकास के घर पहुंच गई। वहीं विकास जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर लड़की की सरकटी लाश फेंकने का शक था दोस्तों। इसके बाद पुलिस ने विकास को अरेस्ट करके पुलिस ने स्टेशन ले आई। फिर वहां उसने कड़ाई से पूछताछ की गई। पहले तो विकास ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्दी ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सरकटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि विकास था। और इस पूरे कांड में उसके साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी दोस्तों, जिसने सिर्फ उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में विकास का साथ दिया था, बल्कि उसे लड़की की हत्या करने में भी विकास का साथ दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की की हत्या की वह कौन थी और उन दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाजुएं कहां फेंकी थी दोस्तों। आखिर उन्होंने उस लड़की की हत्या क्यों की? और जब पुलिस से पूछताछ में सारे सवालों के जवाब का खुलासा हुआ और विकास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर इस मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की टीम खुद भी हैरान रह गई। विकास ने पुलिस को बताया कि वह संगीता के पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे दोस्तों। घटना से कुछ समय पहले ही संगीता की मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। मुस्कान जल्दी ही संगीता के साथ साथ विकास के भी दोस्त बन गई और उन दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगी। मुस्कान शादीशुदा थी। 34 वर्षीय मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन वह इन दिनों अपने पति मोहम्मद रफी के साथ दोस्तों उन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था। क्योंकि मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी, इसीलिए वह अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, तो कभी भी विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी दोस्तों। पहले तो विकास और संगीता ने उस पर नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें साथ में रहने से मना करते हुए हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था और फिर उन दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके बाद 14 जून 2024 को उन दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया और जैसे ही मुस्कान उनके पास आई तो विकास और संगीता उससे लेकर जोधपुर बीकानेर की ओर निकल गए दोस्तों। वह दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक भी नहीं थी। इसके बाद रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार को रोका और उन दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उन्होंने कार के अंदर ही मुस्कान का गला घोटकर हत्या कर दी दोस्तों। मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन अब उन दोनों के सामने मुस्कान की लाश को ठिकाने लगाने का एक बड़ा चैलेंज था। काफी सोच विचार करके उन्होंने ये तय किया कि वह लोग मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 अलग अलग शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए लाश का पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मुस्कान की लाश को लेकर बीकानेर की ओर निकल गए। जोधपुर से वह लोग बीकानेर पहुंचे और घड़ीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई दी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के पास रोक दी। इसके बाद दोनों मुस्कान की लाश को लेकर कूड़े के ढेर तक पहुंच गए दोस्तों। फिर वहां पर मात्र 8 मिनट में विकास ने गड़ासे से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया। क्योंकि मुस्कान के दोनों हाथों पर भी टैटू बने हुए थे, इसलिए उसकी पहचान को छुपाने के लिए उन्होंने उसकी दोनों बाजुओं भी काटकर अलग अलग कर दी। इसके बाद जब उन दोनों को
लगा कि अब लाश की पहचान नहीं हो सकती। दोस्तों उन दोनों ने वह सर कटी लाश वहीं पर छोड़ दी और एक बोरी में उसका सर और दोनों कटे हुए बाजुओं को भरकर वापस अपने साथ जोधपुर लेकर आए। इसके बाद उन दोनों ने अपनी प्लान को थोड़ा चेंज कर लिया। उन्होंने 3 शहरों की जगह 2 शहरों में लाश के टुकड़े को फेंकने का फैसला किया। उन दोनों के पास मुस्कान का कटा हुआ सर और उसकी दोनों बाजुएं पड़ी थीं। इसके बाद उन्होंने मौका पाकर 15 जून को ही लोगों की नजर से बचते हुए जोधपुर के पंचवती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सर और उसकी बाजुएं फेंक दी। दोस्तों इसके बाद दोनों आराम से अपने घर वापस आ गए। उन्हें दोनों को पूरा यकीन था कि मुस्कान की हत्या का यह राज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं था और दूसरी लाश को पहचान कभी साफ नहीं हो सकेगी, तो फिर उसके बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिली। लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो सर कटी उस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता लगाया और फिर गाड़ी के सारे वह कातिलों तक यानी विकास और संगीता तक पहुंच गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने जब ये कबूल किया कि हमने मुस्कान का सर और हाथ जोधपुर के नाले में डाल दिए हैं, तो दोस्तों बीकानेर पुलिस ने 21 जून 2024 को उन दोनों आरोपियों को और नगर निगम की टीम को साथ लेकर जोधपुर के पंचवती नाले पर पहुंचे, जहां पर जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद प्लास्टिक के कट्टे में मुस्कान की सर और हाथों को बरामद किया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया गड़ासा भी बरामद कर लिया गया और इस तरह बीकानेर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। विकास और संगीता ने अपने हिसाब से प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन बीकानेर पुलिस के सामने उनकी प्लानिंग धराशायी हो गई। हालांकि उन्होंने एक साथ रहने के लिए तो मुस्कान की हत्या की थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद अब जेल में अलग अलग ही रहना पड़ेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों यह कहानी 15 जून 2024 की है। दोस्तों बीकानेर शहर में घड़ीसर फ्लाईओवर